वेलकम प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। जी हाँ, राइस स्मार्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पर संजीव आर्य यानी मैं करता हूं आपका स्वागत। और जी हाँ, ये मेरा डिस्क्रिप्शन है, जैसा कि आप रोज रात को देखते हैं 11 से 12 बजे तक मैं पढ़ाता हूं सीडीपी। और जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, मैं आपको दावे से कह रहा हूं, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसमें से कम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर फंसने वाले हैं आपके एग्जाम में, जिस मर्जी आप एग्जाम में तैयारी कर रहे हो। और ये है हमारा टॉपिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, जो अलग अलग डिसेबिलिटीज हैं उन सभी को फटाफट से देख लेते हैं। क्या कुछ है भाई इनमें। अधिगम निर्योग्यता या अधिगम अक्षमता या अधिगम असमर्थता भी इसी को कहते हैं। ये क्या है भाई, जो डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। और उनसे रिलेटेड जैसा कि हमारा एक पैटर्न है, हम सारे ही क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए भाई फटाफट से चलते हैं। पहली बात हम करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी, ये जो शब्द है, ये कहां से आया, क्या मतलब है, ठीक है, ये सारी बातें थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद में अलग अलग जो डिसेबिलिटीज है उनके ऊपर हम चलते हैं, बात करते हैं। तो भाई देखिए, ये वो पर्सन है जिन्होंने ये शब्द दिया, क्या, लर्निंग डिसेबिलिटी। और इनका नाम क्या है। जी हां, इनका नाम है सैमुअल किर्क। ठीक है जी। तो ये भाई जो सैमुअल किर्क है, इन्होंने शब्द दिया क्या, लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ये पहले व्यक्ति हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो लर्निंग डिसेबिलिटी जो शब्द है वो सबसे पहली बार किसने प्रयोग किया, तो आपका आंसर क्या होगा, सैमुअल किर्क। ठीक है, यहां पर देखिए लिखा हुआ भाई सैमुअल किर्क। ठीक है, तो भाई आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जो सबसे पहली जो हमारी जो लर्निंग डिसेबिलिटी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, ठीक है, तो आपको याद रखना है जो लेक्सिया है, लेक्सिया इज स्टैंडिंग फॉर रीडिंग। ठीक है, ये क्या है भाई, रीडिंग से है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स रीडिंग एंड रिलेटेड लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग स्किल। ठीक है जी, मतलब ये रीडिंग से रिलेटेड है। जब भी आपके सामने रीडिंग आए तो आपको कहां पर जाना है, डिसलेक्सिया पर जाना है। इससे रिलेटेड बड़े सारे क्वेश्चन है अभी आने वाले हैं आपके सामने। ठीक है, तो भाई ये क्या है, पढ़ने और संबंधित भाषा आधारित कौशल को प्रभावित करती है। ठीक है, यहां तक बात। चलिए भाई, इट इज समटाइम रिफर्ड टू एज लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी। इसको कई बार क्या है, भाषा आधारित सीखने की निर्योग्यता भी कहा जाता है। भाषा आधारित क्यों, क्योंकि भाई हम एक पर्टिकुलर भाषा, सपोज इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ते समय हमें समस्या आएगी। ठीक है, तो दैट्स वाई इसको हम क्या कहेंगे, लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमनली डायग्नोज लर्निंग डिसेबिलिटी। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि यदि हम एक रेशो को देखें तो भाई क्या है, लगभग 3 से 5% बालकों में यह पाई जाती है। ठीक है, और क्योंकि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो जैसे जैसे समय जाता है, मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वैसे ही विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या है, हट जाती है, मतलब बच्चा ठीक भी हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या है कि ये क्या है, कॉमनली, मोस्ट कॉमनली, सबसे ज्यादा यही देखने को मिलती है। और देख लेते हैं भाई, देखिए आपने मूवी देखी होगी। ठीक है, इस मूवी का नाम क्या है, तारे जमी पर। और इस मूवी में ये जो बच्चा है, इसको जो एक दिखाई गई है डिसेबिलिटी, इट वाज डिसलेक्सिया। ठीक है, आपने देखिए इसमें सुना भी होगा, ये कहता है कि भाई द लेटर्स आर डांसिंग। जब उसको कहते हैं कि भाई पढ़ो, तो उसको क्या दिखता है कि भाई जो लेटर्स हैं वो उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जिसको डिसलेक्सिया होता है तो उसको लेटर जो है वो उल्टे पुल्टे दिखाई देते हैं। जो अंक होते हैं कई बार वो भी उल्टे पुल्टे दिखाई दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा 16 और 61 को सेम समझ सकता है, या बच्चा वॉज और सो को एक जैसा समझ सकता है, या बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है किसको समझने में, न्यूक्लियर और अनक्लियर को। ठीक है जी, तो अगर ऐसी कुछ समस्याएं हैं तो हम क्या कहेंगे कि बच्चा जो है डिसलेक्सिया से ग्रसित है। ठीक है, तो चलिए भाई अब इससे रिलेटेड जो है थोड़े से और सिम्टम्स जान लेते हैं, क्या है, क्या क्या लक्षण है किसके, डिसलेक्सिया के। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने कहा कि भाई न्यूक्लियर और अनक्लियर में उसको समस्या हो सकती है, 16 और 61 में हो सकती है, सो और वॉज में हो सकती है, बी और डी में। जी हाँ, आपने भी बहुत बच्चों को देखा होगा, वो बी और डी में कंफ्यूजन हो जाता है उनको, वो बी को डी पढ़ना शुरू कर देते हैं, डी को बी पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो कि एक लक्षण है डिसलेक्सिया का। कोई आवश्यक नहीं कि हर बच्चा को डिसलेक्सिया हो, क्योंकि शुरुआत में देखिए भाई ये जो है हल्का सा ही चेंज है, ये राइट की तरफ है, ये लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, लेकिन फिर भी यह है कि ये पाया जाता है, जिसको डिसलेक्सिया है उसमें ये बहुधा पाया जाता है, हर बार उसको समझने में प्रॉब्लम होगी ही होगी।
ठीक है। रीडिंग स्लोली, ये जो बच्चे होते हैं क्योंकि भाई इनको प्रॉब्लम होती है समझने में, दैट्स वाई ये क्या होगा, ये धीरे धीरे पढ़ते हैं, ठीक है, विद वन वर्ड एट ए टाइम, एक एक शब्द पढ़ेंगे। आपको अगर पहचानना है कि आपकी क्लास में किसको डिसलेक्सिया है, तो अब वो आप क्या जान सकते हैं, जो बच्चा धीरे धीरे पढ़ रहा है एक एक शब्द को, ठीक है। उसके बाद साइट एंड मेमोरी डिफिकल्टीज, है ना, बच्चे को देखने में और मेमोरी में, है ना। आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि भाई जो होता है बी होता है वो ऐसे होगा और जो डी होगा वो ऐसे होगा, लेकिन उसकी जो मेमोरी है वो इतनी वीक है वो फिर से उसको भूल जाता है, ठीक है। तो भाई देखने की और मेमोरी की मतलब स्मृति संबंधी जो है कठिनाई होती है ऐसे बच्चों को। चलिए भाई अब इससे रिलेटेड फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं जो है आपके सामने। स्टूडेंट्स हैविंग डैश फेस परसिस्टेंट चैलेंजेस इन रीडिंग, जी हाँ, रीडिंग आ गया है तो सीधी सी बात है हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, डिसलेक्सिया, ठीक है। आपको तुरंत जाना है भाई प्रश्नों पर। उसके बाद डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया आया है तो अगेन हम ढूंढेंगे रीडिंग, और देखिए यहां पर क्या दिया गया है, रीडिंग एंड राइटिंग। अब यहां पे थोड़ा सा छोटा सा लॉजिक लगा लेते हैं कि भाई यदि बच्चे को पढ़ने में समस्या आ रही है, उसको ये नहीं पता चलता कि भाई कैसे अक्षर की बनावट कैसे होगी, ठीक है, तो क्या उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी लिखने में भी? जब वो लिखेगा तो भी वो उल्टे पुल्टे लिखेगा, ठीक है, क्योंकि उसने पढ़ाई उल्टा पुल्टा है। तो कई बार इसको रीडिंग एंड राइटिंग, क्योंकि राइटिंग जो होती है वो रीडिंग के बाद होती है, ठीक है, तो आपको ये समझ लेना है कि भाई रीडिंग एंड राइटिंग जो है ये क्या होगी, डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम हो सकती है। केवल अगर राइटिंग हो, यदि केवल राइटिंग हो तब हम क्या कहेंगे, डिसग्राफिया, जो कि अभी आने वाली है फटाफट से, ठीक है। लेकिन रीडिंग एंड राइटिंग आएगा तो आपका आंसर अगेन क्या रहेगा, डिसलेक्सिया, ठीक है जी। तो यही होगा भाई हमारा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। मूर्ति ए ग्रेड 4 स्टूडेंट इज एबल टू रीड ओनली एट लेवल ऑफ ए ग्रेड 1 स्टूडेंट, है ना। देखिए आ रहा है यहां पे रीड का, ठीक है, आल्सो डिफिकल्ट मैचिंग साउंड, स्पेलिंग की बात आ गई भाई, ठीक है ना, रीडिंग लेटर्स की बात आ गई, तो अगेन हमारा आंसर क्या रह जाएगा भाई, डिसलेक्सिया ही होगा हमारा आंसर, बिल्कुल सही। चलिए भाई और देख लेते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी कॉजेस चैलेंजेस इन रीडिंग एंड कंप्रीहेंडिंग द रिटन मटेरियल्स, ठीक है, जो रिटन मटेरियल है उसको रीडिंग में, अगेन भाई रीडिंग आ गया और कंप्रीहेंडिंग आ गया। अगर रीड नहीं कर पा रहा तो भाई कंप्रीहेंड कैसे कर पाएगा, समझ कैसे पाएगा, उसका बोध कैसे हो सकता है? तो अगेन हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डिसलेक्सिया, ठीक है। मैं जस्ट आपको एक क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि भाई लैंग्वेज कैसी होती है, ठीक है। वहां पे अगर आप लैंग्वेज को पकड़ जाएंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता। चलिए भाई नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली अफेक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू रीड, जी हाँ, रीड आ गया है फिर से, इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड लेटर एंड वर्ड्स, दैट्स इट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, जो कि है डिसलेक्सिया। और आगे चलते हैं भाई। राजू राइट 61, या जी हाँ, देखिए जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, 61 को 16 लिखता है, बी और डी में कंफ्यूजन रहता है उसको, तो उसको क्या होगा, किस चीज की कैरेक्टरिस्टिक है, डिसलेक्सिया की हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है, जिसको हिंदी में लिखते हैं पठन वैकल्य, ठीक है। तो भाई चलिए आगे देख लेते हैं। एक और प्रश्न क्या है, डिफिकल्ट इन मेकिंग ओमिशंस, रिवर्सल्स एंड सब्स्टिट्यूशन व्हाइल रीडिंग टेक्स्ट, जी हाँ, अगेन रीडिंग आ गया है। अब किस किस में भाई, ओमिशन करने में, ठीक है जी, शब्दों को हटाने में, रिवर्सल में मतलब शब्दों को उलटकर लिखने में, ठीक है, और बदलकर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ है, क्योंकि बात है रीडिंग की, दैट्स वाई हमारा आंसर क्या होगा, डिसलेक्सिया ही एकदम सही। चलिए भाई नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। एक कंडीशन इन विच अ चाइल्ड फ्रीक्वेंटली ओमिट्स सब्स्टिट्यूट्स ऑफ रिवर्स, जी हाँ बिल्कुल, अगेन वही देखिए, वही लैंग्वेज बार बार आ रही है। अब की बार 27/12/2021 का जो था उसके एग्जाम में ये बनी है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर भाई, सब्स्टिट्यूट्स और रिवर्स द लेटर्स, लेटर्स को रिवर्स कर देता है ना, ऑफ द एंड वर्ड व्हाइल रीडिंग इज कॉल्ड, रीडिंग आ गया है तो अगेन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया ही एकदम सही जा रहा है। चलिए भाई आगे देख लेते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज एन आइडेंटिफायर ऑफ डिसलेक्सिया, कौन सा बिहेवियर जो है आइडेंटिफाई करता है डिसलेक्सिया को, देख लेते हैं। राइटिंग बी एच डी 21 यही पहला ही जा रहा है भाई, है ना, 21 को 12 लिख रहा है, बी को डी लिख रहा है, ठीक है। तो बाकी देख लेते हैं। लो अटेंडेंस स्पैन, ऐसा भी नहीं, अटेंशन स्पैन भाई ऐसा नहीं है, तो एडीएचडी का है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स ये भी नहीं है, और अब्यूसिव बिहेवियर ये भी नहीं है, दैट्स वाई हमारा आंसर ए ही रहेगा सही। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। डिसलेक्सिया इज प्राइमरी एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन, कौन सी डिफिकल्टी, सीधा सीधा दिया गया है रीडिंग, जो कि है हुआ हमारा आंसर सही। चलिए आगे देख लेते हैं भाई। अब बात करते हैं एक और डिसेबिलिटी की, और जिसका नाम होगा यहां पर डिसग्राफिया, या कई बार एग्राफिया भी आ जाता है। देखिए डिसग्राफिया, एग्राफिया, डिसलेक्सिया, एलेक्सिया, ठीक है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि भाई डिस का मतलब होता है डिफिकल्टी और ए का मतलब होता है एब्सेंस। लिख के बता देता हूं भाई, डिस का मतलब क्या आपको समझना है, डिफिकल्टी, कि भाई पढ़ने में क्या है, डिफिकल्टी हो रही है। लेकिन वहीं पर अगर आ जाता है ए, तो आपका मतलब क्या आ जाएगा भाई, एब्सेंस की बात कर रहे हैं, मतलब ये चीज उसमें
हो ही नहीं सकती, क्योंकि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है तो ये बाद में जाकर सही हो जाता है, ये बाद में भी जाकर सही नहीं होता है। अगर एलेक्सिया या एग्राफिया कैलकुलिया है, ठीक है, तो आपको ये समझना है कि भाई उसके अंदर वो क्षमता नहीं है, एब्सेंस है, ठीक है। लेकिन जो डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी को तो हम दूर कर ही सकते हैं, ठीक है। तो भाई अगर एग्राफिया है या डिस्ग्राफिया है तो आपको सेम ही समझना है, ठीक है, यहां तक इन प्रश्नों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब देखते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स ए पर्सन्स हैंड राइटिंग एबिलिटी। जी हां, लिखने से संबंधित है। ग्राफ को आप थोड़ा सा समझ के चलेंगे, भाई ग्राफ बनाना मतलब लिखने से संबंधित है। एंड फाइन मोटर स्किल्स, जी हां, लिखने के लिए हमें भाई फाइन मोटर स्किल्स का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। दैट्स वाई हमारा क्या आ जाएगा भाई, डिस्ग्राफिया जो होगा वो हैंड राइटिंग से और फाइन मोटर स्किल से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। ऑर्थोपेडिकली इंपेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव दिस डिसेबिलिटी। देखिए भाई, जो ऑर्थोपेडिकली चैलेंज जो बच्चे होते हैं जिनमें हड्डियों के दोष पाए जाते हैं, भाई हाथों में विकार होता है, तो उनमें क्या होगा, लिखने में भाई प्रॉब्लम होगी, तो भाई क्या होगा, डिस्ग्राफिया के लक्षण पाए जाते हैं आमतौर पे, ठीक है। तो भाई देखिए आपके सामने मैं एक पिक्चर लेके आया हूं जिसमें क्या है, एक बच्चे ने 6 साल के बच्चे ने कुछ लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहां पर वो लेटर्स को उल्टे पुल्टे बना रहा है, ठीक है। और उसकी जो राइटिंग है वो भी भाई मतलब एक तरीके से नहीं है, साफ नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई ये क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये डिस्ग्राफिया का एक एग्जाम्पल है। चलिए अब इससे रिलेटेड प्रश्नों को देख लेते हैं फटाफट से। जहां पर भी राइटिंग होगा, ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग होगा तो डिसलेक्सिया, खाली राइटिंग होगा तो हमारा डिस्ग्राफिया, ठीक है। ए चाइल्ड इज फेसिंग डिफिकल्टी इन राइटिंग, जी हाँ, राइटिंग की बात आ गई है, ठीक है। केवल यहीं तक हम अपने प्रश्न का आंसर दे पाएंगे और जो कि रहेगा हमारा डिस्ग्राफिया, ठीक है। आगे भी पढ़ लेते हैं। शी ऑल्सो एक्सपीरियंस ए चैलेंज इन फॉर्मेशन ऑफ अल्फाबेट्स, जी हाँ, फॉर्मेशन की बात आ रही है, अगेन राइटिंग की बात आ रही है। एंड स्पेसिंग ऑफ वर्ड, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है किसके तरफ हिंट करते हैं, डिस्ग्राफिया की तरफ हिंट करते हैं। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ टू राइट कोहेरेंटली, है ना, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम क्षमता, सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता, ठीक है जी, मतलब कि भाई तरीके से जो लिखना होता है उसमें जो प्रॉब्लम आती है। और अगेन हमारा आंसर क्या है, डिस्ग्राफिया ही है, बिल्कुल सही। चलिए आगे देख लेते हैं भाई। इनअप्रोप्रिएट साइजिंग एंड स्पेसिंग ऑफ लेटर्स, भाई जो साइज है और जो स्पेस है अगर वो इनअप्रोप्रिएट है, मिक्सिंग ऑफ कर्सिव एंड प्रिंट लेटर्स, आप कुछ कर्सिव के शब्द ले लेते हैं और कुछ भाई प्रिंट लेटर ले लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है। एंड इनकरेक्ट स्पेलिंग एंड आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, अगेन हमारा आंसर डिस्ग्राफिया। देखिए मैं अलग अलग ये प्रश्न इसीलिए ला रहा हूं ताकि आप अलग अलग लैंग्वेजेस को पकड़ पाए, ठीक है ना, कि किस किस तरीके से भाई प्रश्न बन सकता है एग्जामिनेशन में। आप उससे इतने ज्यादा एक मतलब फेमिलियर हो जाए कि तुरंत आपकी नजर जाए आंसर के ऊपर। चलिए भाई फटाफट से देख लेते हैं आगे। डिस्ग्राफिया इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी, सीधा सीधा पूछ लिया गया है, वो किससे हो जाएगा, हमारा राइटिंग से हो जाएगा और यही होगा हमारा आंसर, बिल्कुल सही। आफ्टर दैट चलिए भाई एक और डिसेबिलिटी की बात कर लेते हैं जो कि रिलेटेड होती है मैथमेटिक्स से। पहले हमने बात की डिसलेक्सिया जो कि रीडिंग से रिलेटेड थी, उसके बाद हमने बात की डिस्ग्राफिया जो कि किससे रिलेटेड है, लिखने से रिलेटेड है, ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं किसकी, डिसकैल्कुलिया, और नाम से ही दिख रहा है भाई कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड है। और कैलकुलेशन मतलब कहां पर आती है, मैथमेटिक्स में आती है, ठीक है। तो भाई ये क्या है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स ए पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नंबर्स, जी हां, नंबर्स को अंडरस्टैंड करने में और कैलकुलेशन करने में जो प्रॉब्लम आती है तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसकैल्कुलिया या एकैल्कुलिया, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा भाई हमारा, ठीक है। तो भाई देखिए यहां पर आप दो जो माइंड्स हैं उनको आप देख पा रहे हैं। एक जो है उसके माइंड में क्या है, कुछ ऐसा दिया गया है भाई, साफ साफ दिख रहा है 1 + 5 6 3 + 4 7, ठीक है, मतलब ये क्या है, बिल्कुल क्लियर है। और वहीं पर अगर किसी व्यक्ति को डिसकैल्कुलिया है तो उसके माइंड में कुछ चीजें ऐसी तितर बितर मिलेंगी आपको, ठीक है। हम देख नहीं सकते लेकिन जस्ट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि सब कुछ अव्यवस्थित होता है, ठीक है भाई। मैथमेटिक्स के नाम पे सब कुछ अव्यवस्थित होता है, छोटी छोटी चीजों को समझने में भी उसको प्रॉब्लम आती है, जिसको होता है डिसकैल्कुलिया। चलिए अब इससे फटाफट इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या भाई, टू सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डिसकैल्कुलिया इट इज इंपॉर्टेंट टू, जी हाँ, क्या इंपॉर्टेंट रहेगा उनको सपोर्ट करना जिनको डिसकैल्कुलिया है। सेट स्ट्रिक्ट टाइम कंस्ट्रेंट्स टू फिनिश टास्क, क्या हमें एक स्ट्रिक्ट टाइम रखना पड़ेगा कि भाई टास्क को खत्म करो। प्रोवाइड विजुअल कैलकुलेटर्स एंड मैथ एप्स टू स्टूडेंट, जी हाँ, ये सही जा रहा है कि भाई हम क्या करेंगे, विजुअल कैलकुलेटर्स दिखाएंगे उनको, मतलब प्रोवाइड करेंगे, और मैथ के जो एप्स होंगे वो करेंगे ताकि बच्चा जो है वो अलग अलग तरीके से जैसे भी उसको समझ में आ रहा है वो समझ पाए। आफ्टर दैट इंक्लूड एडिशनल कंटेंट, अरे भाई जो उनका खुद का कंटेंट है वो वही नहीं कर पा रहा है, बड़ी मुश्किल आ रही है, आप एडिशनल और कर देंगे, ठीक है। टू ओवरशैडो रेलेवेंट इन टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, ये नहीं, ये गलत जा रहा है, ठीक है।
यूज ओनली स्टैंडर्डाइज वेज, जी नहीं, ओनली जहां पर आ जाता है वो आमतौर पे गलत ही होता है। ओनली स्टैंडर्डाइज वेज ऑफ फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग, जी नहीं, ऐसा नहीं है। हम केवल स्टैंडर्डाइज के ऊपर ही नहीं जाएंगे, हम एसबीए की बात भी कर सकते हैं, स्कूल बेस्ड असेसमेंट की बात भी कर सकते हैं। तो क्योंकि यहां पर जो है बी जा रहा है बिल्कुल सही, तो यही होगा हमारा आंसर, एक डिसकैलकुलिक जो बच्चा होता है उसको ट्रीट करने में। आफ्टर दैट देख लेते हैं भाई, ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड विद डिफिकल्टी इन मेमोराइजिंग नंबर सीक्वेंस, जी हाँ, नंबर सीक्वेंस आ गया तो मतलब डिसकैलकुलिया की बात चल रही है। आफ्टर दैट कंपेयरिंग एनी टू और मोर नंबर्स, अगेन नंबर की बात आ रही है, तो भाई डिसकैलकुलिया की तरफ जा रहा है प्रश्न। एंड कनेक्टिंग नंबर कॉन्सेप्ट टू सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा आंसर, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें, क्या, डिसकैलकुलिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई आगे देख लेते हैं, डिसकैलकुलिया इज प्राइमरी एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन, जी हाँ, किस में प्राइमरी एसोसिएटेड है, कौन सी डिफिकल्टी से रिलेटेड है भाई ये, रीडिंग द टेक्स्ट, परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जी हाँ, साफ साफ दिख रहा है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है, और यही होगा हमारा आंसर एकदम सही। आगे देख लेते हैं, मैथमेटिकल डिसऑर्डर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इज रेफर्ड टू एज, जी हाँ, मैथमेटिक्स की बात चल रही है, तो आंसर क्या, डिसकैलकुलिया। सीधे सीधे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार उलझाकर भी पूछे जाते हैं, आपको हर तरीके के प्रश्न की तैयारी रखनी है अपनी। चलिए भाई आगे देख लेते हैं, डिसकैलकुलिया के बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट्स द एबिलिटी टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जी हाँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की अगर बात करें तो अगेन हमारा आंसर क्या आएगा, डिसकैलकुलिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं, डिसकैलकुलिया इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद, मतलब कैसे, देखिए बार बार एक हल्की सी लैंग्वेज में चेंज करते हैं और बात वही रहती है, ठीक है, डिफिकल्टी इन लर्निंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी, और यही होगा हमारा आंसर एकदम सही। चलिए भाई आगे देख लेते हैं, चाइल्ड इन ए क्लासरूम फेसेस कंटिन्यूअल चैलेंजेस इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस डिस्पाइट एडिक्वेट सपोर्ट, जी हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात आ गई है, तो हमारा आंसर अगेन क्या हो जाएगा, डिसकैलकुलिया हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पेयर ऑफ एप्रोप्रिएट अकोमोडेशन स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूजन स्टूडेंट्स विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, ठीक है भाई, एक स्पेसिफिक डिसेबिलिटी के लिए कौन सा सही रहेगा, आपको पेयर का चयन करना है। जैसे कि यहां पर दिया डिसकैलकुलिया, प्रोविजन ऑफ कैलकुलेटर, जी हाँ, हमें उनको कैलकुलेटर प्रोवाइड कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए, क्योंकि उनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और जितना ज्यादा हम स्ट्रेस देंगे उतना हो सकता है कि भाई बच्चे के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़े, क्योंकि वो डिसकैलकुलिया है, उसको डिफिकल्टी जो है वो नेचुरल है, ठीक है, तो उसका जो है जो रुझान है, जो एक इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स से हट सकता है। अदरवाइज हमें नॉर्मल बच्चों को कैलकुलेटर का लिए नहीं कहना है, लेकिन जिसको डिसकैलकुलिया है उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो भाई ये वाला जा रहा है सही। और भी देख लेते हैं, डिसलेक्सिया असाइनिंग लेंथी रिटर्न कॉन्सेप्ट, मतलब असाइनमेंट्स, जी नहीं, उसको अगर पढ़ने में प्रॉब्लम है और हम उसको लेंथी रिटर्न असाइनमेंट्स दे रहे हैं तो ये तो गलत जा रहा है हमारा। हियरिंग इंपेयरमेंट के लिए गिविंग ऑडियो टेप्स, ठीक है, हियरिंग इंपेयरमेंट के लिए भाई गिविंग ऑडियो टेप्स, जब भाई बच्चे को सुनने में ही नहीं आ रहा है तो हम उसको ऑडियो टेप्स क्यों देंगे, ठीक है, हियरिंग इंपेयरमेंट का मतलब सुनने में प्रॉब्लम है, ठीक है, और ऊपर से आप उसको ऑडियो टेप्स मतलब सुनने वाले टेप्स भी दे रहे हैं, तो ये तो गलत जा रहा है भाई, उसको तो विजुअल चीजें देनी चाहिए, ठीक है, तो ये भी गलत जा रहा है। विजुअल इंपेयरमेंट को भाई पिक्चर बुक्स दे रहे हैं, उल्टा अगर ये होता तो सही चला जाता, ठीक है, तो भाई ये भी गलत जा रहा है, तो भाई हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए ही जा रहा है बिल्कुल सही, कि डिसकैलकुलेट जो बच्चा होता है उसको हम कैलकुलेटर प्रोवाइड कर सकते हैं। आफ्टर दैट आगे चलते हैं भाई, अब एक और बात देख लेते हैं भाई, जो बड़ी ही एक कॉमन जो है एक डिसऑर्डर है, वो क्या है, ASD या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, स्वलीनता। अब देखिए यहां पर एक हिंदी में शब्द है स्व मतलब स्वयं, ठीक है, स्वयं मतलब मैं, ठीक है, मतलब यहां पर क्या होता है, देखिए एक चीज होती है भाई इंट्रोवर्ट होना, या हम कहेंगे कि भाई रिजर्व होना, कि ये जो बच्चा है ये रिजर्व है, ये फालतू किसी से बात नहीं करता है, घुल मिल के नहीं रहता है, ठीक है, एक तो चीज होती है ये। एक होता है कि एक्सट्रीम रिजर्वनेस होना, एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट होना, दूसरों से बात भी ना कर पाना, दूसरों को देख ना पाना, केवल अपने अपने तक ही सीमित रह जाना, मतलब एक्सट्रीम जब लेवल तक पहुंच जाता है तो उसको आप रिलेट करके चलेंगे ऑटिज्म से। ऑटिज्म का मतलब ऑटो मतलब अपने आप, मतलब अपने आप में ही घुले मिले रहना, स्व में ही घुले मिले रहना, स्वलीन अपने आप में ही लीन रहना, ठीक है। ये जो बच्चे होते हैं इनको बड़ी ही प्रॉब्लम होती है किसमें, आई टू आई कांटेक्ट करने में, दूसरों से बात करने में, और ये बहुत इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं आमतौर पर जो देखा गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भाई लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है वो सामान्य से कम बुद्धि है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। इवन सामान्य से अधिक बुद्धि वाला बच्चा, इवन गिफ्टेड बच्चा भी लर्निंग डिसेबल हो सकता है किसी भी तरीके की,
ठीक है। तो जैसे जो ASD वाले हैं, जो आमतौर पर देखा जाता है, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इनके साथ समस्या क्या होती है, सोशल नहीं होते हैं ये। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई ASD के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है। दिस टर्म वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय स्विस साइकोलॉजिस्ट ब्यूलर इन 1911। 1911 में ब्यूलर ने पहली बार इस टर्म को कहा कि भाई ASD या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कि भाई ऑटिज्म है इसमें। ठीक है, उसके बाद दी चिल्ड्रन हैव प्रॉब्लम इन सोशल रिलेशंस, जैसा कि मैंने अभी कहा कि इनको सोशल रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है, एंड कम्युनिकेशन, और भाई सोशल रिलेशन में प्रॉब्लम है तो कम्युनिकेशन में भी आएगी, अपने जो विचार दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो भाई ये इनको आपको याद रखना है कि ऑटिज्म मतलब ऑटो मतलब स्वयं, अपने आप। ठीक है, उसके बाद ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली रिजर्व्ड, जैसा कि मैंने कहा भाई एक्सट्रीमली रिजर्व्ड होते हैं, एंड सम ऑफ देम मे डेवलप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर लाइक रिपीटेटिव बिहेवियर, स्पीच, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स एटसेट्रा। देखिए, आपको ही पता है कि भाई जो कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो उसी से हमारे अंदर रिफाइनमेंट आता जाता है, लेकिन ये शुरुआत से ही नहीं कर पाते हैं, दैट्स वाई इनको एक प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है, तो भाई इनमें क्या है, असाधारण व्यवहार वगैरह पाया जाता है, रिपीटेटिव बिहेवियर भी करते रहते हैं, बार बार जो चीज करने लगे उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और जैसा कि अगर आपने ये मूवी देखी है, यदि आपने ये मूवी देखी है, इसका नाम है बर्फी, तो इसके अंदर ये जो है हमारी प्रियंका चोपड़ा जी, ठीक है, इनको क्या दिखाया गया है, इनको ASD दिखाया गया है। आप देखना, ये अपने आप ही बार बार चीजों को करती रहती हैं, है ना, अपने आप में ही खुश रहना चाहती हैं, किसी और से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो कि हमारी मूवीज में पाया जाता है, किसका, ASD का। ठीक है, और ASD के जो बच्चे होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं भाई, वो अपने आप तक सीमित रहना चाहते हैं, औरों से उनको कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि आप इस क्यूट से प्यारे से बच्चे को देख पा रहे हैं यहां पर। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, यदि ये बच्चों में पाया जाता है, इसको हम क्या कहेंगे, इन्फेंटाइल ऑटिज्म, है ना, मतलब छोटे बच्चों में, जो 5 साल से नीचे के बच्चे होते हैं उनमें अगर पाया जाता है तो उसको हम इन्फेंटाइल ऑटिज्म कहते हैं। ठीक है, छोटे बच्चों वाला। ठीक है, आफ्टर दैट अब इसको जो सही करने के लिए एक प्रोग्राम है, वो क्या है, टैक प्रोग्राम। स्पेलिंग आप देख लेंगे, TEACCH, मतलब CH क्या है, ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये रहेगी, इज मोस्टली यूज्ड टू टीच चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। जिनको ऑटिज्म होता है तो उनको टीच करने के लिए हम इस पद्धति का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम है टैक। ठीक है, तो भाई ये वाला कुछ आप देखें पिक्चर में, कितना प्यारा क्यूट सा बच्चा है हमारे सामने। ठीक है, तो चलिए भाई आगे देख लेते हैं, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी कॉजेस चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन। जी हाँ, सोशल कम्युनिकेशन है, तो हमारा आंसर सीधा सीधा आ जाएगा क्या, ऑटिज्म। ठीक है, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज्म कैन बी आइडेंटिफाइड बाय चैलेंजेस दे फेस इन। जी हाँ, ऑटिज्म अगर होते हैं तो कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव कम्युनिकेशन फॉलोइंग ए फिक्स्ड रूटीन, मेमोराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ग्रॉस मोटर स्किल्स, और जी हाँ हमारा जो आंसर होगा वो क्या रहेगा, एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव कम्युनिकेशन। जी हाँ, कम्युनिकेशन में बड़ी भारी समस्या देखने को मिलती है इनमें। ठीक है, आफ्टर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज रिपीटेटिव एंड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। रिपीटेटिव, जैसा कि मैंने कहा, एक ही काम को बार बार करते रहते हैं, लगे रहते हैं, अपने आप में मगन रहते हैं, ये तभी नाम क्या है, स्वलीन, अपने आप में लीन रहने वाले। तो अगेन हमारा आंसर क्या आएगा, ऑटिज्म आएगा। ठीक है, आफ्टर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एबिलिटी टू मेक फ्रेंड्स। ठीक है, अगेन भाई सोशल कम्युनिकेशन स्किल और भाई फ्रेंड्स बनाने में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑटिज्म। ठीक है, आफ्टर दैट चलिए भाई अगला एक डिसेबिलिटी देख लेते हैं, वो क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या ADHD, ध्यान अभाव अति क्रियाशील विकृति। ठीक है, मतलब यहां पर ध्यान से देखें तो क्या है भाई, ध्यान का अभाव होता है, मतलब अटेंशन क्या है, डेफिसिट है, अटेंशन की कमी होती है, एंड हाइपर एक्टिविटी, और बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, हाइपर एक्टिव होता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनके हाथ पैर है ना चलते रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ करने को चाहिए ही चाहिए होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, एक्सट्रीमली एक्टिव होते हैं, तो उनको क्या कहेंगे भाई, हाइपर एक्टिव होंगे। और क्योंकि वो एक्सट्रीमली एक्टिव है, दैट्स वाई उनका ध्यान किसी भी चीज के ऊपर बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाता है। वो आपने कहा कि भाई अरे सीधे होकर देखो भाई, बोर्ड की तरफ देखो, वो 2 मिनट के लिए देखेगा, फिर से उसका ध्यान इधर उधर भागने लग जाएगा। मतलब जो उसका जो माइंड होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, और ज्यादा एक्टिवनेस भी कई बार हानिकारक हो जाती है, जैसा कि ADHD में पाया जाता है। ठीक है, दे फाउंड डिफिकल्टी इन फोकस। अब जैसे मैंने कहा कि उनको फोकस करने में, किसी एक जगह पे कंसंट्रेट करने में समस्या होती है, तो भाई बात सही है। ठीक है, आफ्टर दैट
दी चिल्ड्रन आर इमोशनली अनस्टेबल, है ना, ये इमोशनली अनस्टेबल है, मतलब जो इनका जो क्योंकि माइंड जो है वो कहीं 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 बिजी रहता है, दैट्स वाई इमोशंस पे भी बहुत लंबे समय तक ये नहीं टिक पाते हैं, दैट्स वाई क्या है, अस्थिर हो जाते हैं ये संवेगात्मक रूप से। इनके अभी जो संवेग है हंसने के चल रहे, थोड़ी देर के बाद में गुस्से के आ जाएंगे, उसके बाद में फिर रोने का आ जाएगा, मतलब क्या है काफी देर तक जो है किसी एक संवेग तक पर नहीं टिक पाते हैं, तो ये क्या है हाइपर एक्टिविटी के कारण हो जाता है। ठीक है, सच ए चाइल्ड शुड बी मैनेज टू सिट इन द मोस्ट डिस्ट्रैक्शन रिड्यूस्ड एरिया इन द क्लासरूम, और ऐसे बच्चों को क्योंकि इनका ध्यान जो है वो कुछ ज्यादा भटकता है, तो इनको क्या करना चाहिए, हमें ऐसी जगह पर बिठाना चाहिए क्लासरूम में जो कि मोस्ट डिस्ट्रक्शन रिड्यूस्ड एरिया है, जहां पर उसको डिस्ट्रक्शन मिले ही ना, उसका ध्यान कहीं भटकने के लिए जाए ही ना। फॉर एग्जाम्पल इनको खिड़की के पास नहीं बिठाना चाहिए, जहां से दरवाजे से बाहर का दिखाई देता हो वहां पर नहीं बिठाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भाई इनको क्या कहाँ बिठाना चाहिए, जहां सबसे कम ध्यान भंग हो, जहां सबसे कम ध्यान भंग हो वहां पर इन बच्चों की जो है सीटिंग अरेंजमेंट हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो भाई यहां पर आप देख सकते हैं जो भाई एडीएचडी वाले बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, पहली बात क्या है, इनअटेंटिव है। ठीक है, उसके बाद अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं होते, क्योंकि जो ध्यान है वो फिर भट जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन करने जाते हैं तो। ठीक है, डिफिकल्टी लिसनिंग, ठीक है, आप बोल रहे हैं वो सुन ही नहीं रहे क्योंकि ध्यान जो है दूसरी तरफ भाग जाता है तुरंत। ठीक है, आफ्टर दैट हाइपर एक्टिव इंपल्स होते हैं इनके, भाई जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे होते हैं भाई पैर तो ऐसे ऐसे टप 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 करते रहते हैं, पेन को ऐसे ऐसे करते रहते हैं, क्योंकि उनका जो माइंड है ना वो बहुत तेज होता है, वो मतलब इतना ज्यादा एक्टिव, उनको पता ही नहीं चलता है, तुरंत भटक जाता है। ठीक है, डिफिकल्टी सिटिंग स्टिल, है ना, मतलब आप उनको कहोगे भाई शांति से बैठ जाओ, वो बिल्कुल नहीं बैठे। ठीक है, तो उनको भी प्रॉब्लम होती है। रश थ्रू टास्क, है ना, जो टास्क होते हैं उनको तुरंत करने के लिए सोचता है अभी ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। ठीक है, तो वो क्या है, मतलब उसमें परफेक्शन नहीं आ पाती जिसके कारण से, तो भाई बहुत ज्यादा रश होता है उनका। देखिए टू डू वाला एक के साथ सारे कर दिए। ठीक है, मेक रैश डिसीजन, तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, इनकी खास बातें हैं कुछ। ठीक है, तुरंत डिसीजन ले लेते हैं कि भाई अरे चल यार ये काम करते हैं। ठीक है, मतलब सोच समझते नहीं है, क्योंकि एक जगह पर ध्यान बहुत समय तक टिकता ही नहीं। उसके बाद में क्या है भाई, कंबाइंड अगर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, हमारा क्या है, सिम्टम्स ऑफ बोथ रिप्रेजेंटेशन, है ना, मतलब अनऑर्गेनाइज होना, मतलब सारी चीजें जो हैं किसकी हैं भाई, एडीएचडी की हैं, आपको इस चीज को याद रखना है। चलिए भाई इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स हैविंग अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब एडीएचडी, ये यहाँ पर एक ए भाई एक्स्ट्रा है। ठीक है, कैन बी आइडेंटिफाइड बाई चैलेंजेस दे फेस इन, जी हाँ, कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं, कंप्रीहेंडेड द रिटन टेक्स्ट, कंटिन्यूइंग ए गिवन टास्क फॉर लॉन्ग, परसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन, सस्टेनिंग सफिशिएंट एनर्जी लेवल। जी हाँ, यहाँ पर जो है कंटिन्यूइंग ऑन ए गिवन टास्क फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक एक टास्क पे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, वो किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी नहीं रख पाते हैं, ये समस्या होती है किसमें, एडीएचडी वाले बच्चों में। ठीक है, आफ्टर दैट विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इज ए स्टूडेंट विद एडीएचडी लाइकली टू हैव, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाएगी, टेंडेंसी टू सिट एंड डू वर्क क्वाइटली, जी नहीं, बिल्कुल भी शांति से नहीं बैठने वाले हैं ये। ठीक है, टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली, जी हाँ बिल्कुल बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हल्का सा कुछ भी होगा उनका ध्यान तुरंत जाएगा। ठीक है, तो भाई क्या होगा, ये वाला बात सही जा रही है। टेंडेंसी टू लिसन टू अदर्स केयरफुली, नहीं बिल्कुल भी नहीं, फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक किसी को नहीं सुनते भाई ये। ठीक है ना, थोड़ी सी देर सुना फिर ध्यान भटक गया, है ना। तो भाई एबिलिटी टू रीड लॉन्ग पैसेजेस विदाउट ब्रेक, जी नहीं बिल्कुल भी नहीं, लॉन्ग पैसेजेस पढ़ना तो भाई भूल ही जाओ। ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर पढ़ेंगे उसके बाद में फिर से ध्यान भटक जाएगा, तो ये भी गलत जा रहा है। तो हमारा जो होगा आंसर जो होगा बी ही होगा, बिल्कुल सही। बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ये, बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन देख रहे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी कॉजेज चैलेंजेस इन पेइंग अटेंशन एंड सस्टेनिंग लॉन्ग ड्यूरेशन इन्वॉल्वमेंट इन टास्क, जी हाँ बिल्कुल सही दिया है, अटेंशन में प्रॉब्लम होगी और जो है लॉन्ग ड्यूरेशन के जो टास्क होंगे उनकी इन्वॉल्वमेंट में प्रॉब्लम होगी। तो अगेन हमारा आंसर क्या होगा, एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, आगे देख लेते हैं भाई क्या कहते हैं, स्टूडेंट इज अनेबल टू पे अटेंशन, अगेन देखिए पे अटेंशन, 3/1/2022 में फिर से वही चीज आई है, थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंज हुआ है। क्या है भाई, बिकम्स डिस्ट्रैक्टेड इजीली, जहां बिल्कुल आराम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कांट सिट इन द असाइंड सीट, भाई बैठ नहीं पाते हैं, जो आपने सीट दे दी है वहां पर नहीं बैठेगा, और जगह नाचता फिरता रहेगा, है ना। फिजेट्स एंड लूजेस थिंग्स, है ना, मतलब चीजों को भूलता रहता है, कहीं पे रख दिया फिर भूल गया, ऐसे मतलब ध्यान नहीं है ना उस पर। ठीक है, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंडिकेटिव ऑफ, सिंपल सी बात है भाई, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो कि हमारा क्या है, एडीएचडी का लक्षण है ये सारे। आफ्टर दैट भाई बात करते हैं एक्सेसिव फिजिकल मूवमेंट, जैसा कि मैंने कहा भाई नाचा फिरता है ना, आप कहोगे अरे बैठ जा भाई, फिर वो भाग लेगा कहीं पे। ठीक है, तो ये क्या है भाई, एक्सेसिव, भाई बहुत ज्यादा फिजिकल मूवमेंट्स होती हैं। इन अटेंशन एंड इंपल्सिविटी आर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, भाई इन अटेंशन होती है,
है ना, मतलब अटेंड नहीं कर पाते, तो किसकी है भाई, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की बात चल रही है। आगे देख लेते हैं, लर्निंग डिफिकल्टी मार्क्ड बाय लो स्पैन ऑफ अटेंशन। भाई जो स्पैन है वो क्या होगा, कम होगा किसका, अटेंशन का। आफ्टर दैट इंपल्सिवनेस एंड ए लो टॉलरेंस फॉर फ्रस्ट्रेशन, है ना, जैसे कि हमने क्या देखा था कि भाई ये इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, है ना, लो टॉलरेंस, बहुत कम टॉलरेंस होती है फ्रस्ट्रेशन को लेके, ठीक है। इज रिफर्ड एज किसका होगा भाई, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। चलिए भाई आगे देख लेते हैं, व्हाट आर द फॉलोइंग बिहेवियर्स प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंपल्सिविटी, ठीक है। अगेन देखिए भाई इंपल्सिविटी की बात आ गई है, लो अटेंशन स्पैन की बात आ गई है, फिजिटिंग की बात आ गई है और इनेबिलिटी टू सिट फॉर लॉन्ग की बात आ गई है। तो अगेन हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हिंदी में भी देख लेते हैं भाई, आवेगशीलता, है ना, मतलब भागे भागे फिरना, आवेग मतलब स्पीडी काम करना, ठीक है, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्यग्रता, बहुत देर तक बैठने की अक्षमता, किसके लक्षण है भाई, हमारे अवधान न्यूनता और अतिक्रियाशीलता विकार के ही लक्षण है सारे। चलिए भाई आगे देख लेते हैं, एक और डिसेबिलिटी की बात करते हैं, डिस्मोर्फिया। यहां देखिए, यहां पर एक शब्द है मोर्फिया। मोर्फिया का मतलब मोर्फोलॉजी आपने सुना होगा, आकार से रिलेटेड बात है ना, साइज और शेप से रिलेटेड बात है। तो यहां पर डिस्मोर्फिया में भी क्या होता है, यहां पर जो व्यक्ति होता है उसको ऐसा लगता है कि भाई जो उसके जो शेप है, साइज है, वो मतलब सही नहीं है ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, होती है या नहीं होती है वो एक अलग चीज है, लेकिन उनको लगती जरूर है। तो भाई डिस्मोर्फिया में क्या होगा, ए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स ए पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द शेप एंड साइज ऑफ ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो भाई उनको क्या होगी, समस्या रहेगी, हमेशा ही देखना मैं थोड़ा सा मोटा तो नहीं हो गया हूं, है ना, देखना मैं बहुत पतला तो नहीं लग रहा हूं, ठीक है। तो उनके माइंड में क्या है, वो चीजें चलती रहती, देखना मेरे कान थोड़े लंबे तो नहीं है, ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ है उनके माइंड में, ऐसा चलता रहता है। जैसे कि आप इन मैडम जी को देख पा रहे हैं, ठीक है, और इन मैडम जी को भी देख लो भाई, ये है तो ऐसी सी, ठीक ना, पतली पतली सी, ठीक है, लेकिन अपने आप को सोचती हैं ऐसी सी कि भाई मैं तो बहुत मोटी हो गई हूं, है ना। तो मतलब ये क्या है, इनको डिस्मोर्फिया है ना। चलिए भाई आगे देख लेते हैं, ये भी देखिए एक पिक्चर है कि भाई अपने यहाँ पे देखिए कुछ को लगता है भाई मेरी डबल चिन है ना, तो उसको में प्रॉब्लम रहती है, हो या ना हो वो एक अलग चीज है, लेकिन लगना एक अलग चीज हो जाती है। तो इनको लगता है ना भाई जो मेरी बाजुएं हैं वो बहुत ज्यादा मोटी हो गई, ऐसा कुछ, मतलब ये जो समस्याएं हैं ये क्या है, डिस्मोर्फिया से रिलेटेड होती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं डिस्प्रेक्सिया। प्रेक्सिया जी हाँ आप याद रखेंगे एक्स से, एक्स और मतलब क्या है, मसल्स से आप याद रखेंगे, ठीक है ना, कि भाई जो हमारी मसल्स होती हैं वो हमें किसी भी चीज को करने के लिए सक्षम बनाती हैं। तो यहां पर आप देखेंगे डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन मसल कंट्रोल। जी हाँ, बच्चों को मसल कंट्रोल में यदि समस्या आती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, डिस्प्रेक्सिया हो जाएगी। याद रखना है आपको, द पर्सन एक्सपीरियंसेस सम डिफिकल्टी इन एक्टिविटीज रिक्वायरिंग कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट, ठीक है ना, मसल के कोऑर्डिनेशन में, मूवमेंट में उनको समस्या आती है, ठीक है। तो जैसे कि ये भाई मैडम जी हैं, तो भाई इनको बैठने में समस्या आ रही है, किसके कारण से, डिस्प्रेक्सिया से, है ना, क्योंकि मसल्स का ही तो काम है भाई चलने में, बैठने में, इन सभी चीजों में। तो भाई डिस्प्रेक्सिया की समस्या कुछ ऐसी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इन मैडम जी को देख लो भाई, मसल कंट्रोल की प्रॉब्लम है कि बॉल यहां पर है, ठीक है, और मार यहां पर रही है भाई मैडम जी, ठीक है। तो वो क्या है, डिस्प्रेक्सिया, मतलब जो मसल कंट्रोल है वो नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए भाई देख लीजिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कैसे बना है 7/1/2022 को, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी इंपैक्ट्स द एबिलिटी ऑफ हैंड आई कोऑर्डिनेशन। जी हाँ, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जैसे कि मैडम जब वो किक लगा रही है, ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम आ रही है ना, ठीक है, तो वैसे क्या है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड मैनुअल डेक्सटेरिटी, ठीक है। तो भाई जिसमें जो प्रॉब्लम आती है कि भाई शारीरिक निपुणता की क्षमता, ठीक है, तालमेल, संतुलन, हाथ और आंख के जो तालमेल से, है ना, जैसे कि भाई कुछ बच्चे होते हैं वो लिखते हैं उस टाइम पे भी भाई उनका जो है आईज कहीं पर है और वो मसल्स कहीं पर चल रही है, लिख कहीं और रहे हैं। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्रेक्सिया, क्योंकि ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, हमारी मसल के कंट्रोल से रिलेटेड है। चलिए भाई देख लेते हैं भाई, एक आता है हमारा एपीडी, या इसको कई बार सीएपीडी भी कहा जाता है, मतलब ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, और अगर हम सीएपीडी कहेंगे तो क्या आ जाएगा, सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि अब मैं बोल रहा हूं तो आपके कानों में जो आवाज जा रही है मेरी, वो आपका जो ब्रेन है वो उसको प्रोसेस कर रहा है, उसकी प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन यदि आपका ब्रेन प्रोसेसिंग ना करे, या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का ब्रेन जो है, जो आवाज आ तो रही है, ऐसा नहीं कि भाई इनको सुनने की कुछ समस्या है, सुनने की समस्या कतई नहीं है, लेकिन आवाज जाती है, लेकिन ब्रेन जो है वो प्रोसेस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये जो समस्या होती है हम इसको क्या कहेंगे, एपीडी या ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, या सीएपीडी, सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर,
ठीक है। श्रवण प्रसंस्करण विकार, जी हाँ, सुनने में विकार नहीं है, प्रसंस्करण में विकार है, प्रोसेसिंग में विकार है। इस चीज को आपको समझना है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आप बोल रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है, फिर आप जाते हैं डॉक्टर के पास, देखना जिसके कान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डॉक्टर ने कान चेक किया, कहेगा भाई कान तो बिल्कुल सही है ना, अपने काम की बातें तो सारी सुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो वैसी बातें होती है, कुछ एक्स्ट्रा बातें हो जाती है, उनको सुनता ही नहीं, और वो मतलब लिटरली वो सुनते ही नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई जानबूझकर टाल रहे हैं, लेकिन वो प्रोसेसिंग ही नहीं कर पाते। दैट्स वाई क्या है, उसको हम क्या कहेंगे, एपीडी। जैसा कि मैंने कहा, इसको भाई सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी कहा जाता है, ठीक है। दिस इज ए कंडीशन दैट एडवर्सली इफेक्ट एंड हाउ साउंड ट्रेवल्स थ्रू द ईयर एंड प्रोसेस, जी हाँ, प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम है और इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन। इंडिविजुअल्स विद एडीपी डू नॉट रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बिटवीन साउंड इन वर्ड्स इवन व्हेन द साउंड आर लाउड एंड क्लियर इनफ टू बी हर्ड, है ना। जो आपका साउंड है वो लाउड भी है, क्लियर भी है, आप समझ सकते हैं उसको, लेकिन वो उनका माइंड क्योंकि प्रोसेसिंग नहीं कर रहा है, दैट्स वाई क्या है लक्षण, किसका, एपीडी का लक्षण है, ठीक है। तो जैसा कि यहां पर पिक्चर है, आप देख पा रहे हैं कि भाई यहां पर क्या है, जो कोच है वो क्या कह रहा है कि हाँ भाई बहुत अच्छा बच्चा है, ध्यान ही नहीं, मतलब इसका ध्यान जो एक ही जगह पे लगा हुआ है, चाहे जो मर्जी बच्चा कुछ भी बोलता है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। टीचर क्या कहेगा कि भाई इसको तो भाई ट्रबल है डायरेक्शंस में, मैं कुछ बोलता हूं इसको समझ ही नहीं पड़ता है, ठीक है। यहां पर जो क्लासमेट्स है वे क्या कहेंगे कि भाई हम कुछ बोलते हैं, ये मतलब आंसर ही नहीं करता है, ठीक है। तो मतलब सभी के जो माइंड में है वो एक एपीडी वाला बच्चा अलग अलग तरीके से बनता है। फ्रेंड जो है, ठीक है भाई, ये मेरे कभी भी मेरे जोक्स पर हंसता ही नहीं है, क्योंकि जोक्स पर ध्यान ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद ट्यूटर है, ही इज मेमोराइजिंग वर्ड्स, जो भी है कंटिन्यू टू वर्क ऑन ब्रेकिंग डाउन द साउंड, ठीक है, कि भाई ये साउंड को जो है ब्रेकिंग डाउन के ऊपर काम करता है और वर्ड्स के ऊपर काम करता है, ठीक है। पेरेंट्स क्या है, हिज होमवर्क हैज बिकम माई होमवर्क, और जो भाई जो पेरेंट्स होते हैं वो परेशान होते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है, वो घर पे आके कहता है कि काम तो मिला ही नहीं क्योंकि उसने सुना ही नहीं, ठीक है। ऐसी कुछ है। पीडियाट्रिशियन है, ही पास द रूटीन हियरिंग एंड विजन एग्जाम्स, कि भाई वो तो पास कर लिया है, ये तो बिल्कुल सही है फिजिकली, ठीक है। तो मतलब जो है यहाँ पर इस बच्चे को हर तरीके से अलग अलग एक वे जो है वो देखा जाता है, और जो है चाइल्ड है वो क्या कहता है, आई एम एग्जॉस्टेड, आई डोंट ऑलवेज अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, भाई मैं कोशिश तो करता हूं लेकिन मैं सुन ही नहीं पाता हूं, तो मैं क्या करूं। तो ऐसी कुछ समस्याएं हो सकती हैं इन बच्चों के साथ। तो चलिए भाई अब जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कुछ और जो हमारे जो रहेंगे। सबसे पहले है डिसमेंटिया, ठीक है जी, या एमेंटिया, लैक ऑफ लॉजिक एंड थिंकिंग, ठीक है। अगर लॉजिक की प्रॉब्लम है और थिंकिंग की प्रॉब्लम है तो क्या होगा, डिसमेंटिया। थोड़ा सा मेंटल से याद रखेंगे, ठीक है भाई, जो मेंटल एबिलिटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, हमारी रीजनिंग होती है, और वही लॉजिक से रिलेटेड है। तो भाई आप याद रखेंगे मेंटल एबिलिटी, ठीक है, किससे रिलेटेड है, हमारी लॉजिक से रिलेटेड है, और वही क्या है, हमारी डिसमेंटिया। आफ्टर दैट अगर हम बात करें डिसथीमिया, डिसथीमिया मतलब क्या, थीमिया मतलब क्या, इमोशनल डिसऑर्डर। कुछ बच्चों को इमोशनल डिसऑर्डर पाए जाते हैं, है ना, इमोशनल डिस्टोर्शन पाई जाती है, विकृति पाई जाती है, भावात्मक, मतलब उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है, तो याद रखेंगे इस चीज को भी। आफ्टर दैट डिसफेजिया, फेजिया का मतलब क्या है, भाषा विकार है, लैंग्वेज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है, स्पीकिंग और लैंग्वेज डिसऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्फेजिया। आफ्टर दैट प्रोजेरिया, जी हाँ प्रोजेरिया आपने मूवी देखी होगी पा, है ना, अमिताभ बच्चन की, ठीक है। तो उसमें क्या है, प्री मैच्योर एजिंग। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है छोटा बच्चा है लेकिन जो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फीचर्स है वो क्या हो जाते हैं, बड़ों वाले हो जाते हैं, ठीक है। कम आयु में वृद्ध दिखना किसकी हो जाएगी, प्रोजेरिया, ठीक है। इसका देखिए भाई, ये मूवी की बात मैं कर रहा था, पा मूवी में आपने इनको देखा होगा, छोटे बच्चे बने हुए अमिताभ बच्चन जी, ठीक है। और ये देखिए एक रियल एग्जाम्पल है, ये जो इनकी गोद में है ये इनका बच्चा है, ठीक है, लेकिन आप भी देख पा रहे हैं कि जो इनके लक्षण है वो किनके हैं, बड़ों वाले लक्षण है, ठीक है। तो भाई देख लेते हैं, भाई फटाफट से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट्स कम्युनिकेशन स्किल एंड कंप्रीहेंशन, ठीक है जी। कम्युनिकेशन स्किल और कंप्रीहेंशन की अगर हम बात करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्फेजिया आ जाएगा। यहां पर डिस्फेजिया होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए डिस्कैल्कुलिया नहीं है, डिस्ग्राफिया नहीं है, डिस्फोरिया भी नहीं है, तो भाई लैंग्वेज डिसऑर्डर है, तो क्या आ जाएगा, डिस्फेजिया आ जाएगा। चलिए भाई, तो ये थी हमारी क्लास, इसका करते हैं हम एंड, ठीक है। तो जो है अपना जो नेक्स्ट क्लास में तुरंत मिलते हैं हम, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।